हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज 12th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक है जो कि चल रहा था ऑलरेडी, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का उपयोग कैसे कैसे हम उनको उपयोग में लेते हैं, तो उसमें टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब आंतरिक प्रतिरोध जो है, आंतरिक प्रतिरोध का मापन। आंतरिक प्रतिरोध बेटा क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस कहाँ होता है, तो आंसर है सेल के अंदर होता है। हमने पढ़ा था ना स्मॉल आर, बेसिकली जो पिछले लेक्चर में भी मैंने बात की, आप एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन ले लीजिए उसका। ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल के अंदर, जिनको हम टर्मिनल्स कहते हैं, अंदर क्या होता है कि जब यहाँ से यहाँ हम एक लोड रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, इन दोनों के बीच बल्ब जोड़ दें तो करंट फ्लो होती हुई जाती है प्लस चार्ज से माइनस की ओर। तो यहाँ इनको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। पूरे एक साइकिल के लिए हम ईएमएफ या विद्युत वाहक बल्ब बोलते हैं। इसके अंदर से जब करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होके जाती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स भरा होता है, जैसे हमने बात की थी। इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है, विद्युत अपघटय पदार्थ जो भरा हुआ है, उसमें आंतरिक प्रतिरोध होता है। चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में रेसिस्टेंस देखना पड़ता है, वो होता है स्मॉल आर। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें भाई, जैसे बाहर जो रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस आर है, आई करंट फ्लो हो रही है और टर्मिनल वोल्टेज वी है, तो हम सीधी सी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई आर। तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन आई। तो ये आर तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हो बेटा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अपन थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। देखो सिंपल सी बात, हमने ये पढ़ी, ये कॉन्सेप्ट तो कल सीखा ही था कि जब अगर करंट फ्लो नहीं होती है सेल के अंदर, तो V जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है, ईएमएफ के इक्वल होता है। और जब अगर करंट फ्लो होती है तो किसके इक्वल होता है, E माइनस आई आर के इक्वल होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो अगर हम बात करते हैं V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, राइट, ओके। अब मुझे R कैलकुलेट करना है। V मेरे को अगर स्मॉल r चाहिए बेटा, तो देखो I क्या होता है, I की वैल्यू होती है, हम लोग कह सकते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर होता है। तो अभी हमने देखा एक्सटर्नल सर्किट जो बाहर घूम रहा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है और V इक्वल टू आई आर। तो I क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R। तो मैं I की जगह क्या रख सकता हूँ, V अपॉन R। V इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन R इंटू R, ये आ जाएगा, राइट। और हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, मुझे स्मॉल r चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, आप ये कर सकते हैं कि E इक्वल्स टू चलो देखिए यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ। हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आई आर होता है। जो अगर सेल की बात करें तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ था, V इक्वल्स टू वहाँ आई आर होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस E की बात करते हैं तो V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई स्मॉल आर, ठीक है। और यहाँ पर अपन I की बात करें, V की जगह क्या रख सकता हूँ, I रख सकता हूँ। आई की जगह आ जाएगा V अपॉन आर इंटू आर। और अगर मैं स्मॉल r चाहता हूँ तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। देखिए आप कॉमन लेना चाहते हैं, हम r की वैल्यू चाहते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा V प्लस V अपॉन आर इंटू आर इक्वल्स टू E। और यहाँ से V कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन आर इंटू आर, ठीक है, इक्वल्स टू E अपॉन V बन जाएगा ये बेटा, यहाँ से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन आर या R अपॉन आर लिख सकता हूँ इसको, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E अपॉन V। और स्मॉल r की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, E अपॉन V माइनस 1 और R क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आप देख सकते हैं बेटा, ये स्मॉल r की वैल्यू होगी। तो स्मॉल r का फॉर्मूला हमने बेसिकली एक बेसिक सी चीज़ से निकाल लिया। फिर से देखिए V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है, स्मॉल i की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R, क्योंकि V टर्मिनल वोल्टेज है, R रेसिस्टेंस है बाहर जो जुड़ा है। फिर हमने कैलकुलेशन कर दी, स्मॉल r की वैल्यू चाहिए मुझे।
तो इस सेल को अब देखो यहाँ एक सर्किट बना हुआ है, अब हम करने क्या वाले फटाफट देखिए। प्राइमरी सर्किट सेम टू सेम वही सर्किट है, यहाँ जो बैटरी जुड़ी है सेल स्टैंडर्ड सेल, उसका जो ईएमएफ है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए से बी के बीच में, जो कि हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता बोलते हैं। हमने बेटा एक नीचे एक सेल जोड़ा जिसका ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है, तो वो करना आता है हमें, बैलेंसिंग लेंथ निकाल के एसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या होगा, ये ई होगा, वो निकाल लेंगे। मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस ई का, जो ये सेल जोड़ा गया है बेटा, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, वो पोटेंशियोमीटर की मदद से। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है इससे हमने क्या देखा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, ये मेरे पास चाहिए मुझे, मतलब ई की वैल्यू चाहिए, वी की वैल्यू चाहिए, और आर तो जो हम लोड रेसिस्टेंस जोड़ेंगे वो उसकी वैल्यू चाहिए, तो हम स्मॉल आर निकाल सकते हैं। ये अलग से एक्सरसाइज की है। तो देखिए हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमें ई चाहिए, तो ई की वैल्यू कैसे निकल सकती है बेटा, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हम लोग ने यहाँ बैटरी जोड़ के या गैल्वेनोमीटर में ऐसे टच करते करते बैलेंसिंग लेंथ ढूंढी, जो कि हम रोज़ कर रहे हैं। बैलेंसिंग लेंथ ढूंढते ही हमने क्या बोला, ईएमएफ जो ई है वो कितना होगा भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ईएमएफ ई जो होगा वो कितना होगा, तो आंसर है कि x अगर इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट है, लेंथ अगर मान लो हमें L1 मिली, उसको कुछ भी नाम देते हैं L1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। तो E की वैल्यू तो आराम से मिल जाती है बेटा आपको, E इक्वल्स टू x L1। ठीक है, अब हमने क्या किया कि मुझे ये चीज़ पता है कि अगर सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं होती तो मैं उसको क्या कंसीडर करता हूँ, EMF, क्योंकि सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं होती तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टर्मिनल वोल्टेज है, वही क्या है, EMF। तो इसलिए मैंने EMF लिखता हूँ इसको, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है क्या, तो आंसर नहीं हो रही, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन जो लिया वो कहाँ लिया, जीरो करंट पे। अब हमने क्या किया, इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच ऐसे एक रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, RB, रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, मैंने पहले बताया था, एक बॉक्स होता है, उसमें से जितने भी ओम का अपन एक क्लिप निकाल देंगे तो उतना ही सर्किट में प्रतिरोध या रेसिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है, उतना रेसिस्टेंस चालू हो जाता है बेटा। तो मान लीजिए इसमें से हमने R रेसिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, अब क्या किया, अब आप एक चीज़ सिंपल सी समझ सकते हैं, ये पहला कंडीशन हमने बैलेंसिंग लाइन ढूंढ के कर ली, अब जॉकी को हटा दिया। अब जैसे ही बेटा मैंने यहाँ पर ये रेसिस्टेंस बॉक्स जोड़ा, और सपोज इसके साथ मैंने जोड़ते समय पहले यहाँ एक की लगा रखी थी, तो ये ओपन थी, तो मतलब ये एक्टिवेट नहीं था, अब ये चालू कर दी की, तो ये क्या हो गया, नीचे वाला सर्किट चालू। इसमें करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, तो आंसर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होगी कि नहीं, आंसर है होगी। करंट फ्लो होगी तो रेसिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको। अब अगर करंट फ्लो होगी तो सेल में भी करंट फ्लो हो रही है क्या, तो आंसर है हाँ, यहाँ तो फ्लो हो रही है ऐसे ऐसे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब अगर सेल के अंदर करंट फ्लो होती है तो अब मैं इस जॉकी को टच करता हूँ, तो हम देखते हैं कि जब टच करेंगे तो हमें दूसरी बैलेंसिंग लेंथ मिलती है। उस बैलेंसिंग लेंथ का नाम मान लो L2। दूसरी बैलेंसिंग लेंथ मिलने का रीज़न ये है क्योंकि जो टोटल जो इसका पहले जो हम बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, EMF की बात कर रहे थे। अब लेकिन सेल के अंदर क्या फ्लो हो रही है, देखो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी तो सेल के अंदर से ही तो आएगी बेटा, नीचे नीचे ऐसे। जब सेल के अंदर करंट फ्लो होती है और ये जो AC पॉइंट है A और C, ये ऐसे जो जुड़े हैं इस बैटरी से, कहाँ जुड़े हैं, टर्मिनल पे। तो अब जो ये जो बैलेंसिंग लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस देगा, पहले हम EMF के बराबर करते थे, वो अब किसके बराबर मानेंगे, तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज के। ये टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगी, टर्मिनल वोल्टता बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, तो आंसर है यस, क्योंकि नीचे नीचे करंट फ्लो हो रही है। इस सर्किट में हमने बैलेंस कराया तो दूसरी लेंथ हमें क्या मिल गई बेटा, तो आंसर L2। तो जब दूसरी लेंथ हमें मिली L2, तो अब की बार अब सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में जो बैलेंसिंग लेंथ मिली L2, अब जो AC का पोटेंशियल डिफरेंस है VAC वो किसके बराबर होगा, तो आंसर बेटा E के बराबर नहीं होगा। अब
ई कब लेते थे? जब सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं होता था। अब देखो इस सर्किट में इसकी और इसके पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया, करंट फ्लो नहीं हो रहा, बट यहाँ तो करंट फ्लो हो रहा है इस बैटरी की वजह से, इस रेसिस्टेंस में। यहाँ अगर हम फ्लो करा रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये सेम वही स्ट्रक्चर बन गया। आप देखो इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये टर्मिनल्स जो निकले हुए थे इनके बीच में एक रेसिस्टेंस जोड़ा हमने, तो देखो ये बीच में एक रेसिस्टेंस टर्मिनल पे जोड़ दिया। इंटरनल रेसिस्टेंस अब हम कैलकुलेट करने में सक्षम हैं। कैसे? देखिए, अब जो यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ L2 मिली, तो ये पोटेंशियल जो डिफरेंस मिला वो इसकी टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, ना कि EMF के, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग। तो हम बोलेंगे वो V के इक्वल होगा, ना कि E के इक्वल होगा। और वो VSC क्या होगा? तो आंसर X L2। अब क्या बैलेंसिंग लेंथ L2 मिली C पॉइंट के, तो ये हो गई इसकी टर्मिनल वोल्टेज, मिल गया मुझे, V मिल गया। अब आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में बेटा स्मॉल r नहीं कैपिटल R की वैल्यू, तो आंसर है जितना रेसिस्टेंस हमने निकाला वो हमें कैलकुलेटेड है, L1 L2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो फॉर्मूले में स्मॉल r क्या हो जाएगा? E की वैल्यू क्या आएगी बेटा? X L1 पहली बैलेंसिंग लेंथ अपॉन V की वैल्यू दूसरी ये X L2 -1 इंटू R, X से X कैंसिल हो गया बेटा, यह आ गया L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। देखो L1 L2 चाहिए और R चाहिए, तो R यहाँ से पता लग जाएगा। L1 L2 दो बार मेजर कर लिया हमने, पहले इस की को ओपन करके, मतलब ये रेसिस्टेंस बॉक्स नहीं जुड़ा तो सेल में यहाँ तो करंट फ्लो हो ही नहीं रही थी, बट अब दोबारा क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, यहाँ करंट फ्लो होती रहती है, ऊपर यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो गया। पहली बार में पोटेंशियल जो लिया था जब ये की ओपन थी तो वो EMF के बराबर लिया था, क्योंकि EMF था ही, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही थी यहाँ सेल में। बट अब क्या हो रहा है बेटा, सेल के अंदर से करंट फ्लो हो रही है, सर्किट इसमें नहीं हो रही बट यहाँ तो हो रही है। सेल के अंदर जब भी करंट फ्लो होती है तो हम क्या बोलते हैं, मैंने कल ही सिखाया था आपको कि जब हम बोलते हैं करंट फ्लो होती है तो टर्मिनल वोल्टेज नापा जाता है। तो देखो ये टर्मिनल्स रहे, उनका वोल्टेज किसके बराबर? AC के बराबर, ये हमने बोल दिया, ये रहा वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल r रेसिस्टेंस हमें मिल गया बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको ये बात? तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके किसी भी सेल का क्या कैलकुलेट करते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। आपको सेल को ढंग से समझना होगा। जब भी सेल में बात करेगा टर्मिनल की, तो टर्मिनल से टर्मिनल, अगर कभी कहेगा टर्मिनल वोल्टेज इक्वल है EMF के, इट मीन सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रही। जब अगर करंट फ्लो होती रहती है तो टर्मिनल से टर्मिनल की हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, EMF होता है पूरे साइकिल के लिए। तो थोड़ी थोड़ी माइनर चीज़ें हैं, बट अपने सारी बातों को डिटेल में पढ़ा हुआ है प्रीवियस पहले के लेक्चर में, जब सेल पढ़ा तब भी, यहाँ पर भी मैंने रिवाइज़ किया। तो आप लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखिए, फोकस कीजिए, नोट्स में देखेंगे आपको और समझ में आएगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।